जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 7 टेस्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज के डे 7 का टॉपिक है मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, और इसमें कुल 50 क्वेश्चन है, जिसमें 23 से बीपीएससी और दरोगा के क्वेश्चन इनमें शामिल है। तो आइए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कहने का मतलब है कि कौन प्राचीन काल में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, कितने शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली मतलब सबसे ताकतवर नगर राज्य था, तो मगध था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वेदों की दृष्टि से, तो वेदों की दृष्टि से अगर पूछ दे कि मगध का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो आपको आंसर देना है अथर्ववेद में किया गया है। देखिए, मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी, कि वर्तमान में इसे हम राजगीर कहते हैं। पूछ दे कि राजगिरी यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। और वहीं पूछ दे कि द्वितीय राजधानी, तो द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन थी? पाटलिपुत्र थी। और यह उदयन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। वहीं तीसरी राजधानी को पाटलिपुत्र से शिशुनाग ने वैशाली ले गया, और फिर चौथी राजधानी बनी थी वो पाटलिपुत्र बनी थी। इसको कालाशोक वैशाली से लाया था। आइए अब हम बात करते हैं कि मगध पर पहला शासन किस वंश ने किया था। मगध पर टोटल अगर बात करें तो कुल 3 वंश का ही शासन था। पहला हर्यक वंश का, दूसरा शिशुनाग वंश का, और तीसरा नंद वंश का। अगर पूछ दे कि हर्यक वंश का शासन कब से तक चला था, तो हर्यक वंश का शासन 544 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। वहीं पूछ दे कि शिशुनाग वंश का शासन कब से कब तक चला था, तो 412 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। 412 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। और वहीं अगर नंद वंश की बात कर दे तो इसका आंसर होगा 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। आइए अब बात करते हैं मगध राज की स्थापना के बारे में। तो मगध राज की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। अब पूछ दे कि बृहद्रथ कौन था, तो बृहद्रथ वसु का पुत्र था। किसका? वसु का पुत्र था। लेकिन अगर पूछ दे कि बृहद्रथ किसका पिता था, तो आपको देना है जवाब कि जरासंध का पिता था। अब आइए बात कर लेते हैं वंश की जिसने मगध पर शासन किया था। देखिए, इससे ऊपर 3 वंश शासन किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और देववंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे अगर पूछ दे, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार इसी के नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभर कर आया था। किसके नेतृत्व में? तो बिंबिसार के नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभर कर आया था। अब वही पूछ दे कि भाई बिंबिसार के समकालीन कौन थे, तो बिंबिसार के समकालीन अगर पूछे तो आपको आंसर देना है बुध थे। और बुध का मित्र भी थे बिंबिसार, और वे संरक्षण करते थे। बिंबिसार बुध का संरक्षण करते थे। आइए अब बात करते हैं कि दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, उसके संस्थापक कौन थे, तो दूसरा शिशुनाग वंश के संस्थापक नागदशक का अमात्य, नागदशक था उसका अमात्य था शिशुनाग, वही इसके संस्थापक थे। और नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो महापद्म नंद होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो आप देखिए, अभी हम बताए कि मगध साम्राज्य की राजधानी चारों बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कौशाम्बी। देखिए, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो बिंबिसार के बनाया गया था राजगिरी में। फिर द्वितीय थी वह पाटलिपुत्र में थी, उदयन के द्वारा बनाया गया था। फिर तीसरा वो वैशाली में बनाया गया था शिशुनाग के द्वारा। और चौथा वो कालाशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में बनाया गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी कौशाम्बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया। इसका आंसर हो जाएगा डी अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु बिंबिसार की दूसरी पत्नी चेल्लाना थी, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी। उसी से बिंबिसार की शादी हुई थी, और उसी पत्नी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजातशत्रु की अगर संबंधों की बात करें तो अजातशत्रु संबंधों का कोई सम्मान नहीं करते थे। उनका अपना ननिहाल था, फिर भी उसने युद्ध छेड़ दिया, बहाना बनाकर कि वे कौशल के सहयोगी है। उन्होंने लिच्छवी के लोगों में मतभेद कराकर वैशाली वज्जी संघ को युद्ध में पराजित कर दिया। इसमें 16 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे पराजित करने में? 16 वर्ष लगे थे। आइए अब हम बात करते हैं कि
बिंबिसार को किसने मारा? तो बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने खुद ही मार डाला था। फिर भी अगर हम बिंबिसार के शासनकाल की बात करें तो बिंबिसार ने 52 साल तक जो है शासन चलाया था। चौथा क्वेश्चन है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। देखिए, शिशुनाग वंश में जो है शिशुनाग और कालाशोको और नंदीवर्धन के बाद जो है नंद वंश की सत्ता स्थापित हुई थी और नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्म नंद थे, जो मगध के जो है सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए। उसके पास इतनी ताकत थी कि एलेक्जेंडर, अब बात करिएगा कि एलेक्जेंडर क्या है, तो सिकंदर को ही एलेक्जेंडर कहा गया है। एलेक्जेंडर भी जो है उसके सामने आने की हिम्मत नहीं की। और अगर हम इसके युद्ध की बात करें तो नंद ने कलिंग पर जो है विजय प्राप्त करके मगध में मिलाया था और विजय पदक के रूप में जिन्ना की मूर्ति उठा लाए थे और खुद को जो है एकाराट की उपाधि धारण की। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसने जो है एकाराट की उपाधि धारण की, तो आपको आंसर देना है महापद्म नंद ने जो है खुद को एकाराट की जो है उपाधि धारण की थी। वहीं अगर हम बात करें महापद्म नंद के अन्य नामों की, तो महापद्म नंद को जो है पुराणों में जो है सर्वछत्रांक और अपरोस परशुराम कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पुराणों में सर्वछत्रांक और अपरो परशुराम कहा गया है। आइए, पांचवा क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। आइए, छठा क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका आंसर होगा नंद वंश का जो है शासन था। देखिए, नंद वंश बहुत ही धनाढ्य और शक्तिशाली था। उसके पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार और 6,000 युद्ध प्रशिक्षित हाथी थे। और इसी सोच के जो कारण जो है सिकंदर जो है नंद वंश पर जो है आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की थी। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। अब बात करते हैं मौर्य वंश की, तो यह वंश जो है 322 से 185 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। और इस वंश की स्थापना की बात करें तो इस वंश की स्थापना जो है कौटिल्य, या जिसे हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं की सहायता से जो है घनानंद को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने यह जो है शासन इस पर जो स्थापित किया था। अगर हम कथन की बात करें तो यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सेंड्रोकोटस कहा है। वहीं अगर हम विलियम जोन्स की बात करें तो विलियम जोन्स जो है पहले विद्वान थे जिसने सेंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की है। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर चाणक्य कौन थे। तो देखिए, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अर्थशास्त्र को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपको आंसर देना है 15 भागों में जो अर्थशास्त्र को विभाजित किया गया है। अगर पूछ दे अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है राजनीति से है। अगर पूछ दे कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे अर्थशास्त्र ग्रंथ के, उसका क्या नाम है, तो उसका जो है अन्य 3 नाम है। जैसे चाणक्य, कभी कभी उसको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य नाम जो है वह बचपन का नाम है और कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो है ये इसे नाम मिला हुआ है। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें जो है राज्य के जो है 7 अंगों का वर्णन है। कितने अंगों का वर्णन है? तो 7 अंगों का वर्णन है। और अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है ये किस भाषा में लिखा है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा है। और अगर इस ग्रंथ की तुलना की जाए तो इस ग्रंथ की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब 8वां क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे जो है सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो अभी हम देखे थे किसको कहा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों कहा गया था? क्योंकि जस्टिन का कहना था कि 6 लाख सेना के साथ चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। इसने सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र पर शासन कर रहे सेल्यूकस के शिकंजे से उत्तर पश्चिम भारत को जो है मुक्त कराया था। इनके साम्राज्य की बात करें तो इनके साम्राज्य में बिहार, उड़ीसा और बंगाल ही नहीं बल्कि पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से के अलावा दक्कन भी शामिल थे। सिर्फ केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भाग के कुछ हिस्से को छोड़कर जो है लगभग इन्होंने पूरे महाद्वीप पर जो है शासन कर लिया था। आइए 9वां क्वेश्चन है,
कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन दिया हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के और राजा जनक के। तो देखिए कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री थे किसके, ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम था। अभी हम देखे थे चाणक्य का अन्य नाम क्या था, कौटिल्य था और विष्णुगुप्त था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए बचपन का नाम था चाणक्य और इसके अलावा इनका नाम जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। अगर वही पूछ दे कि चाणक्य के पिता का नाम क्या था, तो चाणक्य के पिता का नाम जो है ऋषि चणक था। ये 11वां क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। देखिए अभी तुरंत ही देखे थे कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती थी, तो अर्थशास्त्र की। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए। देखिए कुम्हरार कहाँ है, तो पटना में है। तो इसलिए इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, पटना दे दीजिए। 13वां क्वेश्चन है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। बोल रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह कहाँ से प्रमाणित होता है। तो यह कहाँ से प्रमाणित होता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख है, वहीं से जो यह प्रमाणित होता है कि गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ये 14वां क्वेश्चन है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख शिलालेख। देखिए अशोक के जो है 14 प्रमुख शिलालेख थे, उसमें जो है दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख जो है द्वितीय शिलालेख में किया गया है। वैसे अगर हम अभिलेखों की बात करूँ तो अभिलेख को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अगर हम बात करें कि स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, कितनी है, तो स्तंभ लेख की संख्या जो 7 है। 15 नंबर का क्वेश्चन है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में थे। पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो किस भाषा में थे, संस्कृत में थे। 16 नंबर का क्वेश्चन है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, उसमें कौन कौन से जो शिलालेख सम्मिलित हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा और 12वां शिलालेख जो है वो जो है संगम राज के विषय में जो है बताते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है कथन से है कि कथन ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अब कारण दिया हुआ है आर, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब बोल रहा है कि आपको जो है इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है, किसके द्वारा, तो नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से। तो इसमें है ए और आर दोनों सही है, मतलब कहना जो है ये कथन जो है वो कथन और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है क्या, बी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों सही है, मतलब दोनों जो है बात सही है, और आर जो है लेकिन ये जो कारण जो है यह जो है सही स्पष्टीकरण भी है। क्या है, ए और आर जो है दोनों सही है और यह जो है स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत है किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था मौर्य काल में, तो यह जो सीताध्यक्ष के द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था। वही आप देखते हैं 19वां क्वेश्चन है भाग एवं बलि थे। बोल रहा है कि भाग एवं बलि थे उस समय के, तो भाग और बलि जो है उस समय के राजस्व के स्रोत थे। 20वां क्वेश्चन है अशोक का रुमिनदेयी स्तंभ संबंधित है। अशोक का जो रुमिनदेयी स्तंभ है वो किससे संबंधित है, बुध के जन्म से। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। मतलब बोल रहा है कि कौन सा जो है अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो मतलब क्या, देखिए ऑप्शन ए है अग्रहारिक, ये नहीं था। ऑप्शन बी युक्त, ये जो मौर्य प्रशासन का अधिकारी था। ऑप्शन सी प्रादेशिक, यह भी था। और डी राजुक, मतलब युक्त, प्रादेशिक और राजिक जो है ये के थे। ये 3 पदाधिकारियों के नाम थे मौर्य प्रशासन के। तो इसलिए ये तो था, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 23वां क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए, इससे पहले हम चर्चा किए हुए थी कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी, तो गिरिव्रज थी, यानी राजगिरी थी। लेकिन अजातशत्रु का पुत्र जो है उदयन, उन्होंने राजधानी को राजगिरी से कहाँ लेकर आया था? तो पाटलिपुत्र लेके आया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार पाटलिपुत्र ए हो जाएगा। अब 24वां क्वेश्चन है जो कि 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने लेखों में अशोक जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जो है जाने जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। अब देखिए 25वां क्वेश्चन है जो कि 63वीं बीपीएससी में पूछा है, मेगास्थनीज दूत था, मतलब बोल रहा है कि मेगास्थनीज किसका दूत था? तो यह क्या था? तो सेल्यूकस का जो है ये दूत था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 26वां क्वेश्चन है जो कि 63वीं बीपीएससी में पूछा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इससे पहले हम देखे थे किस पर आधारित था, तो शासन पर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शासन के सिद्धांत और अभ्यास। 27वां क्वेश्चन है जो कि 63वीं बीपीएससी में पूछा है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन हो जाएगा और मोर देन वन। 28वां क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, मतलब कहाँ उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य समाज का 7 वर्गों का जो है विभाजन जो विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। आइए अब 29वां क्वेश्चन है जो कि 56वीं से 59वीं में पूछा गया कि इंडिका का लेखक कौन है? तो हम देख रहे हैं कि लेखक से भी आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक है। कई बार क्वेश्चन कई एग्जामों में ये आया हुआ है। आइए अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन 53वीं से 55वीं में पूछा गया है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो वर्णित हैं। आइए 31वां क्वेश्चन है जो कि 53वीं से 55वीं में है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी क्या थी? यदि राजगिरी या व्रज, गिरिव्रज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए 32वां क्वेश्चन है 53 से 55वीं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो क्या था इसका नाम? था तो हर्यक वंश था। 33वां क्वेश्चन है 48 से 52वीं में पूछा गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये 15 अधिकरणों में जो है विभाजित है। 34वां क्वेश्चन जो कि 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसने की ये भी हम बताए हुए पीछे, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने कहा था इसके बारे में। आइए अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन 48 से 52वीं में पूछा गया है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने पढ़ा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है जो कि 48 से 52वीं में पूछा गया है, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? तो बृहद्रथ था, अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ था। 33वां क्वेश्चन है 48 से 52वीं में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं कौन थे? इसके संस्थापक तो उदयन थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक। 38वां क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का जो है लेखक वो है विशाखदत्त ही है, ऑप्शन ए। 39वां क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो किसने किया था? तो मौर्य किया था। घनानंद के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये 40वां क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था क्या था? तो तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। 41वां क्वेश्चन है, यह भी 46वीं में पूछा गया है बीपीएससी में, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या है? तो विशाखदत्त का जो है ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? वह विशाखदत्त का ग्रंथ है। आइए अब 42वां क्वेश्चन है जो कि 46वीं बीपीएससी में पूछा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है कौन सा स्रोत है? तो ये इंडिका है, इंडिका में ही जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। 43वां क्वेश्चन है जो कि 46वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयन के द्वारा जो है किया गया था। आइए देखते हैं 44वां क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, मतलब बोल रहा है कि अशोक के शिलालेख में किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
पाली। वही अगर पूछ देता प्राचीन पत्थर के शिलालेख में कौन सी भाषा है, तो आपको क्या देना है, संस्कृत देना था। 45वां क्वेश्चन जो कि 46वीं में पूछा गया है, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? अभी हम देखे हुए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 46वां क्वेश्चन है जो कि 46वीं बीपीएससी में पूछा गया है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 भागों में विभाजित किया था। 47वां क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो है ये आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, तो धर्म वाले से भी संबंधित है और ये मौर्य से भी संबंधित है, तो इसलिए आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के टॉपिक दोनों के दृष्टिकोण से। आइए अब देखते हैं 48वां क्वेश्चन, निम्न में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा राजा था? तो वह था घनानंद जो था, वो जो सिकंदर महान के समकालीन था, क्योंकि नंद वंश का शासन था और नंद वंश के डर से जो है सिकंदर महान जो है उन पर आक्रमण नहीं किए थे, क्योंकि उनके पास बहुत ही पैदल सेना थी, घोड़े थे, उसके अलावा हाथियाँ भी थी, इसलिए। आइए 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में जो है शामिल नहीं था। 50वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी ईसा पूर्व सदी में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही हम देखे थे कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है सबसे शक्तिशाली राज कौन था? तो कौन था? मगध था। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन घुराया है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी सदी में। तो जितने भी थे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, इसमें जो है बीपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो सारे को डिस्कस कर दिया।